खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अल्पसंख्यक कौन है, देश के किस इलाके में कौन माइनॉरिटी है और कौन मेजॉरिटी, यह तय कौन करेगा। अब वक्त आ गया है कि माइनॉरिटीज की परिभाषा को फिर से रीडिफाइन किया जाए। यह कहना है मोदी सरकार के मिनिस्टर गिरिराज सिंह का। उनका कहना है कि अल्पसंख्यकों की परिभाषा पर बहस होनी चाहिए। देश में कहीं 10% आबादी भी माइनॉरिटी नहीं है तो कहीं 70 से 80% आबादी भी माइनॉरिटी कहलाकर इसके फायदे ले रही है। और तो और गिरिराज ये भी कह रहे हैं कि देश के 54 जिलों में इस वजह से सोशल इंबैलेंस का खतरा पैदा हो गया है और वहां से सामाजिक उत्पीड़न की शिकायतें आ रही हैं। लिहाजा अब जरूरत है एक देश एक कानून की। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा है? क्या फिलहाल देश में इस बात की जरूरत है कि अल्पसंख्यक शब्द की डेफिनेशन फिर से तय की जाए, फिर से बताया जाए कि अल्पसंख्यक आखिर होते कौन है? इस सवाल पर आज हम बहस करेंगे। हमारे तमाम खास मेहमान स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। मुस्लिम आबादी पर इंतहा पसंदों का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद। मुसलमानों की आबादी में इजाफे की शरह में आई है कमी। द हिंदू। घटते हिंदू बढ़ते मुसलमान, फिक्र में वजीर। आबादी के कंट्रोल पर मजहबी सियासत क्यों? मुसलमानों की आबादी पर मजहबी प्रोपेगेंडा। मुतनाज़े बयानात के जरिए बहस में रहने वाले बीजेपी के लीडर और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने एक बार फिर मुसलमानों की आबादी पर सवाल उठा दिया है। गिरिराज सिंह ने असेंबली इंतखाबात के माहौल में कुछ ऐसा ही कहा जैसा कि हिंदू तंजीम आरएसएस के रहनुमा अक्सर कहते ही रहते हैं। गिरिराज का कहना है कि हिंदू हो या मुसलमान, दोनों पर यकसा कानून नाफिज होना चाहिए। गिरिराज सिंह का दावा है कि जहां जहां हिंदुओं की आबादी कम हुई वहां समाजी तवाजुन भी घटा है। लेकिन ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब गिरिराज सिंह ने आबादी पर कंट्रोल के लिए सख्त कानून का मुतालबा किया हो। इससे पहले भी वो इस तरह का बयान दे ही चुके हैं। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद मुल्क में नसबंदी के लिए कानून बनना चाहिए। एक देश एक कानून होना ही चाहिए। आज मैं तो चाहता हूं कि देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी एक कानून बननी चाहिए। बहरहाल मर्दमशुमारी के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक हिंदू ही नहीं, मुसलमानों, ईसाइयों, बौद्ध, सिखों और जैन मत यानी हर कम्युनिटी में आबादी की शरह में कमी दर्ज की गई है। हकीकत यही है कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में मुसलमानों की आबादी में इजाफे की शरह में हिंदुओं के मुकाबले में ज्यादा कमी आई है। 2011 की रायशुमारी के मुताबिक हिंदुओं की आबादी में इजाफे की शरह 16.76% थी, जबकि 10 साल पहले ये शरह 19.92% थी। अब इसके मुकाबले में मुसलमानों की आबादी में इजाफे की शरह पर गौर करें तो पहले मुसलमानों की आबादी 29.5% की शरह से बढ़ रही थी, अब कम होकर 24.6% हो गई है। मतलब ये है कि मुसलमानों की आबादी के इजाफे में तकरीबन 5% की कमी आई है, जबकि हिंदू आबादी की रफ्तार तकरीबन 3% तक कम हो गई है। जहां हिंदुओं की संख्या गिरी है वहां सामाजिक संतुलन गिरा है। इसलिए देश में एक कानून बननी चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान, अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों पर समान कानून, कड़ा कानून लगे। बौद्ध हो या ईसाई, सिख हो या जैन, सबों के लिए समान कानून। बढ़ती हुई आबादी के लिए फिक्रमंद गिरिराज का बयान कोई नया बयान नहीं है। इस तरह का बयान साक्षी महाराज भी अक्सर देते ही रहते हैं, क्योंकि संघ से वाबस्ता ये लोग मुस्लिम आबादी को मसला बताते हैं, तेजी से बढ़ती हुई आबादी को नहीं। अगर ऐसा होता तो बार बार हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने का मशवरा नहीं दिया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो क्या इस वक्त देश में यह जरूरत है कि अल्पसंख्यक जो ये शब्द है इसकी परिभाषा फिर से तय की जाए, इसको रीडिफाइन किया जाए? क्या वाकई ऐसा है? यह हमारी बहस का मुद्दा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला मौजूद हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं। हमारे साथ सुदेश वर्मा साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। वो फोन लाइन पर अभी फिलहाल कनेक्ट हैं, लाइव हमारे साथ बस थोड़ी देर में, कुछ सेकंड में जुड़ने वाले हैं।
नासिर सलीम साहब जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। जितेंद्र खुराना साहब जो कि संयोजक हैं हिंदू जागरण अभियान के, वो हमारे साथ इस बहस में जुड़ चुके हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। सबसे पहले जितेंद्र खुराना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बयान आया है गिरिराज सिंह का, वो ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की जो परिभाषा है उसको रीडिफाइन करने की जरूरत है, लेकिन दरअसल कहीं ना कहीं चिंता जो है वो मुसलमानों की बढ़ती आबादी है। जो बात पहले गृह राज्य मंत्री रिजिजू साहब भी कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों की जनसंख्या जो है वो आसपास के देशों के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ रही है। चिंता का सबब क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का सबब है या हिंदुओं की घटती जनसंख्या चिंता का सबब है आपके लिए? पहला, इसमें दो प्रश्न है आपके। एक तो अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या, हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक डिफाइन हुए 1992 में जब माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना तो 5 माइनॉरिटीज को डिफाइन किया गया, सिर्फ नोटिफाई किया गया, और जो छठी माइनॉरिटी जब यूपीए 2014 जनवरी में जैन को नोटिफाई किया गया। ओके, इसका कोई प्रतिशत डिफाइन नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में भी अगर हम वेबसाइट पे हम स्टडी करते हैं तो उसमें यह है कि कोई भी अल्पसंख्यक, वो उसको अल्पसंख्यक इसलिए कहा जाए कि वो अपनी धार्मिक प्रस्तुति या अपनी प्रस्तुति करने में भी बिल्कुल असफल हो, उसको स्टेट राज्य का संरक्षण मिलना चाहिए। आपको हंसी आएगी सुन के, आपको मालूम है भारत में यहूदी भी हैं, 5000 यहूदी हैं। ये देश के हमारे राजनेताओं की मूर्खता है कि वो 5000 हैं और उनको अल्पसंख्यक स्टेटस मालूम नहीं है उनके पास। तो अल्पसंख्यक भी इतने होने चाहिए कि वोट थोड़े ज्यादा दें। 5000 यहूदियों को अल्पसंख्यक स्टेटस नहीं है। तो यानी कि हमारी सरकारों को भी आज तक पता ही नहीं चला, समझ ही नहीं आया कि अल्पसंख्यक दें किसे दें। लेकिन उस यूनाइटेड नेशंस की परिभाषा से 1-1.5% के आसपास जो है उसको होना चाहिए। दूसरा ये बात में गिरिराज सिंह जी की इस बात में है कि अल्पसंख्यकों की कई जिलों में जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, दूसरे समुदायों की मैं कई प्रमाण दे सकता हूं कि उनका उत्पीड़न हुआ है। मेरे पास कई केरल के, तमिलनाडु के, ठीक है, उस पर हम आएंगे, वो बयान का अगला हिस्सा है, कई प्रमाण है। ठीक है, प्रमाण आप दीजिएगा। सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदेश वर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू साहब ने बयान दिया था कि अल्पसंख्यकों की जनसंख्या आसपास के देशों के मुकाबले बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी घट रही है, ये जो गिरिराज सिंह का बयान आया है, क्या ये उसी का एक्सटेंशन है क्या? नहीं, एक्सटेंशन तो नहीं बोलेंगे, इतनी सुनियोजित सोच नहीं होती कि इतना स्ट्रेटेजाइज करके आदमी बात बोले। एक स्टेटमेंट आया है, किसी कॉन्टेक्स्ट में आया होगा, लेकिन जो बात है, अगर आप बात पर चर्चा करना चाहें तो ये बात तो है कि देखिए भारत को डिस्कस करना पड़ेगा कि माइनॉरिटी किसे बोला जाए। कॉन्स्टिट्यूशन तो डिफाइन ही नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हुआ था लिंग्विस्टिक बेसिस पर हुआ था, तो माइनॉरिटी के लिए स्टेट दायरा क्यों नहीं हो? जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि हिंदूज जो है वो माइनॉरिटी में है जम्मू एंड कश्मीर में, हिंदूज जो है माइनॉरिटीज में है नॉर्थ ईस्ट के बहुत से स्टेट में। तो माइनॉरिटी कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए ना पॉपुलेशन से। अगर आप माइनॉरिटी बोल दीजिए और आप मेजोरिटी में है, आप अच्छे खासे संख्या, माइनॉरिटी स्टेटस क्यों दिया जाता है? वो इसलिए दिया जाता है कि आपने कल्चरल एक्टिविटी को बरकरार रखिए और अपना जो यूएसपी है कल्चर का वो आप बरकरार रख सकें। तो ये देखना पड़ेगा कि आज के दिन मान लीजिए अगर मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है जिसमें माइनॉरिटी उनको नहीं होना चाहिए, तो क्या उनको माइनॉरिटी बोलना चाहिए? वही एक ऐसा मुद्दा है जो आपको सबको बैठ नहीं सुदेश जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों का बाकायदा एक सर्वे हो, ये तय किया जाए कि भाई इस हिस्से में मुसलमान ज्यादा हैं, इस हिस्से में हिंदू ज्यादा हैं या किसी और धर्म के लोग ज्यादा हैं, और उसके बाद ये माइनॉरिटी स्टेटस जो है ये रीडिफाइन किया जाए। ये मान रहे हैं आप? ये मान रही है आपकी पार्टी? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बहुत से जजमेंट दिए हैं 2002 में, 2005 में, 2007 में। सुप्रीम कोर्ट साफ कहा है कि माइनॉरिटी का जो स्टेटस है वो स्टेट वाइज होना चाहिए। तो किसी स्टेट में मान लीजिए अगर कोई माइनॉरिटी में, तो उसका बेसिस उन्होंने दिया है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट ऑर्गेनाइज होते हैं। माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ धर्म नहीं है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी होता है, जैसे लैंग्वेज माइनॉरिटी है। बात करें गारो है, खासी है, ये लोग माइनॉरिटी में अपने जगह पर। तो आपको ये देखना पड़ेगा जो माइनॉरिटी का जो फैसिलिटी दिया गया है वाकई में उसका यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगा ना, इसको सोचना पड़ेगा सबको। ठीक है सुदेश जी, मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। शहजाद, जो स्टेटमेंट है उसमें वो कहते हैं गिरिराज सिंह की कहीं 10% आबादी भी माइनॉरिटी नहीं है तो कहीं 70 से 80% आबादी भी माइनॉरिटी कहला रही है और उसके फायदे ले रही है।
तो ये जो है इसे बदलने की जरूरत है, क्या लगता है ऐसा? गिरिराज सिंह जी केंद्र के एक मंत्री हैं, उनको चाहिए कि जितनी समझ हमारे भाई यहाँ पे या सुदेश जी भी बता रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का, जी। और जो उन्होंने बयान किया, दोनों ने सही बयान किया है, उतनी समझ काश गिरिराज सिंह में भी होती। उनको पता होना चाहिए कि देश का आज कानून है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आजकल छोड़ो ये 1952 के केस में ही तय कर दिया था कि क्योंकि माइनॉरिटी का कोई डेफिनेशन नहीं है संविधान में, तो मान लो सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आए और उसमें स्टेट का एक ताल्लुक हो, तो स्टेट में जिसकी भी संख्या 50 से नीचे है, 50% से नीचे, उसको माइनॉरिटी माना जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात हो तो वहां पे जिसकी संख्या 50 से नीचे, और अगर पूरे राष्ट्र की बात हो तो वहां पे जिसकी संख्या 50 से नीचे उसको माइनॉरिटी माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने 50 के दशक में ही तय कर दिया था, तो इसकी डेफिनेशन एक तरीके से हो गई है। अब भाई ने कहा कि यहूदियों को क्यों नहीं रखा है, मैं मानता हूं मोदी जी यहूदियों को भी लाए, जैसे हमने जैनों को डाला है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के एक्ट में, यहूदियों को भी होना चाहिए। मैं कहता हूं अपने प्लेटफॉर्म से, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो, मैं बीच में नहीं बोल रहा, मैंने हाथ खड़ा किया सर। मुझे बोलने दो, मुझे बोलने। अब जहां तक बात है कि जनसंख्या के बारे में, कि कोई लोग कह रहे हैं कि देखो ये तो सब जगह होता है कि जिसकी संख्या ज्यादा होती है ना, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो जो संख्या कम होती है उस पर उत्पीड़न करता है। आप बांग्लादेश में देख लो, पाकिस्तान में देख लो कि वो हिंदुओं पे उत्पीड़न करते हैं, ये फैक्ट है, हमने केस भी किए उनके खिलाफ। इसके लिए एक ही सोल्यूशन है मेरे भाई, कम्युनल वायलेंस बिल में आपको प्रावधान भी था, हम लोगों ने प्रावधान भी किया था, जो कम्युनल वायलेंस बिल हम ला रहे थे, कि डिस्ट्रिक्ट वाइज माइनॉरिटी कौन है तय किया जाएगा। अगर मान लो जम्मू कश्मीर का हवाला दिया गया, पंजाब है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, वहां पे तो हिंदू माइनॉरिटी है, तो वहां पे हिंदू माइनॉरिटी को संरक्षण मिलेगा कम्युनल वायलेंस बिल में। और इसलिए मौलाना साहब, मैं, हमारे भाई समाजवादी के सब लोग आपसे गुहार कर रहे हैं कि गिरिराज सिंह एकदम 100% सही है इस मामले पे, कम्युनल वायलेंस बिल को लाया जाए ताकि हमारे तमाम माइनॉरिटी भाई, जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी, मुझे सबको शामिल कर सबको आपको बचाव करना चाहिए। कांग्रेस को खत्म करेगा, दूसरी बात, और करने वाला आज तक तो नहीं कहा, पर मैं कह रहा हूं मैंने इस पे आज तक काम किया, खत्म करके कांग्रेस को इस बिल के ऊपर, साजिद रशीदी साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस को खत्म करेंगे हम। ठीक है शहजाद। और जो दूसरी बात कही है गिरिराज सिंह ने, आबादी वाली, वो तो उतने ही उनको जानकारी है जितनी की किरण रिजिजू को। उनको पता होना चाहिए कि मुसलमानों की आबादी सबसे तेजी से गिरी है इस मुल्क में, तो ये जरा अपना ज्ञान सुधार ले। पर उत्तर प्रदेश चुनाव है साहब, तो ये सब लोग बोलेंगे गलत बोल रहे हैं, मैं प्रूव कर सकता हूं। नहीं जितेंद्र, आप प्रूव करिए, आराम से बात कर लेते हैं, आराम से बात कर लेते हैं। सारे अच्छे स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, इस डिबेट का हिस्सा हैं, अच्छे से बात कर लेते हैं। साजिद रशीदी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बार बार बात हो रही है कि सोशल इंबैलेंस पैदा हो रहा है कई जगहों पर, जहां पर माइनॉरिटीज ज्यादा हैं वहां से उत्पीड़न की खबरें आ रही हैं, ये क्या बयान जानबूझकर किसी खास मंशा के तहत दिए जा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है, या फिर हाँ वक्त की जरूरत है, इस इश्यू को हमें दबाकर नहीं रखना चाहिए, उठाना चाहिए, पब्लिक में इस पर बहस होनी चाहिए? नहीं, ये सच्चाई है। देखिए, जहां भी जिस पर उत्पीड़न हो रहा है वो रुकना चाहिए, उसके लिए बाकायदा कानून है, इसमें कोई शक नहीं है। हम इस बात के फेवर में नहीं कि भाई अगर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है तो वहां होने दिया जाए, मुसलमान पर हो रहा है तो बिल लाया जाए, ऐसी कोई बात मुसलमान भी नहीं चाहता। लेकिन ये भी सच्चाई है साथ साथ कि ये तमाम चुनावी मुद्दे हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान को एक साइड खड़ा करने वाली राजनीति है, और ये इन लोगों की फितरत भी है। जहां मुसलमान की बात आती है, जैसे शहजाद भाई ने अभी कहा, देखिए 32% थी शरह हमारी बढ़ने की, लेकिन वो 24 पे आई है, तो 32 से 24 पे आई तो घटे हैं ना। दूसरी ये है, इस्लामिक रूल से अगर मैं आपको बताऊं, देखिए फैमिली प्लानिंग है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग है, लेकिन उनकी कुछ वजूहात हैं। वो 4 बच्चे 40 बच्चे, आपका ही बयान है। अरे साक्षी महाराज का भी है, ट्वीट कर रहे हो, साक्षी महाराज का भी है, आपका मेरे भाई साक्षी महाराज, मुझसे पहले साक्षी महाराज, मुझसे पहले साक्षी महाराज का है, जितेंद्र जी मुझसे पहले साक्षी महाराज का है। 10 साल में 50% हो जाएंगे। लेकिन आप तो साक्षी महाराज के बयान के साथ थे ना? समीर अब्बास, एक जवाब, 10 साल में हम 50%। जितेंद्र, आप तो साक्षी महाराज के बयान के साथ थे, फिर आपको रशीदी साहब के बयान के साथ भी खड़े होना चाहिए। समीर अब्बास, एक बात जितेंद्र, उन्होंने सलाह दी थी ना, क्या किसको कहा? अरे जितेंद्र भाई बंद करो, जितेंद्र भाई होना चाहिए, जितेंद्र भाई नहीं होना चाहिए, जितेंद्र भाई, और ये बोल के गए हैं जितेंद्र भाई दूसरा न्यूज़ चैनल पे, आप इनका सुनेंगे, ट्वीट है, अरे आप इनका सुनेंगे, लक्ष्य है, और इनका ट्वीट ये भी है। अरे मेरा जवाब सुनिए, मेरा जवाब तो सुन लीजिए ना, अरे मेरा जवाब तो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, मेरा जवाब तो सुन लीजिए। अरे बोलते रहेंगे तो बहस कैसे होगी? मेरा जवाब भी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए मेरी बात। मैंने किया है वो
मैंने किया है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपने छोटे भाई को अपने बराबर लाना नहीं चाहते? आपकी मानसिकता इतनी खराब हो गई है, आपकी मानसिकता इतनी खराब हो गई है कि अगर आपके 4 बच्चे हैं तो आप अपने भाई का एक भी बच्चा देखना नहीं चाहते? मैं तो आपको नहीं, आपकी मानसिकता इतनी खराब हो गई। आपको सुनिए, तब है आपने साक्षी महाराज के बयान को कोड नहीं किया। आपने राष्ट्रीय साक्षी महाराज, आप तो 80% है। राष्ट्रीय साहब सुनिए, आप 80% है। एक ही बात, आप 80% है कि नहीं? आप 80% है कि नहीं? आपने कहा कि आप आप छोटे भाई 80% को है कि बराबर, नहीं? यानी कि बराबर आप जनसंख्या के आधार पर उसमें बुराई क्या? उत्पीड़न खत्म हो जाएगा। उत्पीड़न है नहीं, उत्पीड़न खत्म हो है जाएगा। नहीं उत्पीड़न। अरे मुसलमान को मेरे पास मैं उत्पीड़न का रिकॉर्ड देता हूं आपको। अगर पूरे देश को मैं देखा आपको जाए रिकॉर्ड देता तो हूं। बीजेपी, कहां आरएसएस, मुस्लिम जमात विश्व को रिकॉर्ड आपको परिषद, रशीदी बजरंग साहब भी दल, देंगे, उत्पीड़न कुछ खत्म रिकॉर्ड हो आप जाएगा। देंगे। अगर आप इस तरह से धर्म के आधार पर बंटवारा करेंगे ना, गुंडागर्दी का भी धर्म के आधार पर बंटवारा करेंगे तो दोनों तरफ से आएंगे ना फिर। ये तो कोई बात नहीं हुई ना, तो हमने माना है इसीलिए उसको। गुंडे होते हैं, उनका धर्म से जोड़कर मत देखिए। देखो, ठीक है, एक मिनट ऐसे आप बहस लोगों किसी ने मान लिया कि सुनना नहीं है। ठीक है, आप रशीदी जब साहब, मान रहे हैं आपने बहुत ही गलत बात तो हमारा भी है। मान लीजिए ना। आप बराबरी आप नहीं जनसंख्या, मानते कि मुसलमान आपका उत्पीड़न एजेंडा जनसंख्या पैदा करना है। जितेंद्र तरक्की करना नहीं है। आप नहीं जितेंद्र, मानते उत्पीड़न है मुसलमान का? असफल हो चुके हैं। आप नहीं मानते कि मुसलमान का उत्पीड़न है? रशीदी साहब, मुस्लिम रशीदी समाज साहब, को अरे आप मानिए ना नासिर इस बात सलीम को हमारे साथ कि मौजूद मुसलमान हैं। का उत्पीड़न हो रहा है, नासिर मानते सलीम नहीं मानते? नहीं मानता। मानिए। नासिर सलीम साहब, आप नहीं नहीं मानते, लगता है कर रहे हैं क्या? क्या? ये बराबरी आई नहीं सकती। एक मिनट रशीदी साहब, एक मिनट, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। नासिर सलीम साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो स्टेटमेंट गिरिराज सिंह की तरफ से दिया गया है, ये वक्त की जरूरत है या इसके पीछे कोई बैड इंटेंशन आप देख रहे हैं? देखिए सामिर भाई, मैं आपको क्लियरली बता दूं, बीजेपी की बौखलाहट दिख रही है, एविडेंट है बहुत जनता को और आवाम को। और मुझे हैरानी इस बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी क्लियरली लिख रखा है माइनॉरिटी का डेफिनेशन, जैसे कि मेरे कांग्रेस भाई ने भी बताया, प्रवक्ता ने बताया आपको 50% से नीचे माइनॉरिटी कराई जाती है और उसका बहुत कॉन्स्टिट्यूशनली क्लियर डेफिनेशन है। पॉइंट ये है कि आज का माहौल जो खराब किया जा रहा है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत एविडेंट है, वो दिख रहा है। तीसरी फेज तक तो बीजेपी की सरकार ने, ना किसी मंत्री ने, ना मोदी जी ने, ना इनका कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ने ये बोला ही नहीं। ये विषय पे अब डिस्कशन क्यों हो रही है? ये मुद्दा बार बार इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा मुद्दा पोलराइज करने का है, लोगों को गुमराह करने का है और विकास के मुद्दे से हटके पूरी की पूरी पॉलिटिक्स का यही इनका बैकग्राउंड है। रही बात आपके सवाल का, देखिए इसकी बुनियाद क्या थी? पहले हम लोग का बंटवारा किया भाई, इंडिपेंडेंस से पहले हम लोग अंग्रेजों के हाथ बट गए। अब जो है आरएसएस और बीजेपी के हाथ में ये लोग बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम जितनी भी सेक्युलर फोर्स हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि भैया आप लोग सबको मिलजुल के आप आगे बढ़िए, देश के हित में बात करिए, ना कि इन बेबुनियाद बातों पे। और सच बात तो यही है कि बीजेपी ने हार मान लिया। मैं देखिए इलेक्शन की बात करता हूं, 2017 में ये पूरा सारा जो इनका डिस्कशन है वो तीसरे चरण के बाद चेंज हो गया। पूरा मुद्दा हटके सांप्रदायिकता की ओर बढ़ गया है और वो दिख रहा है। ये तो हमें पता ही है, इसकी परिभाषा का इस डिस्कशन करने की जरूरत क्या है? परिभाषा तो दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइडेड है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ओपिनियन दे दिया अपना 1950s में। तो ये डिस्कशन, ये मंत्रियों का, बीजेपी के मंत्री का एक बहुत ही घटिया बयान है और जनता और आवाम इसका मुंह तोड़ के जवाब देगी 2017। ठीक है, सुदेश वर्मा साहब, इस पर आपको जवाब देना चाहिए। और बीजेपी को इस तरह के बयानात के जरिए पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है वोटर्स को, मंशा ये है इसके पीछे। एक बात तो तभी आप एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आप ही के कुछ नेता ये बयान देते हैं कि 54 जिले में सोशल इंबैलेंस हो गया है, वहां पर माइनॉरिटीज ज्यादा हो गई हैं, उत्पीड़न की शिकायतें आ रही हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह की बातें हैं ना। पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नासिर सलीम साहब को बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी डिफाइंड नहीं है। 1928 में जब मोतीलाल कमेटी बैठी थी तो उसने बोला था माइनॉरिटीज को मिलना चाहिए फैसिलिटीज, लेकिन उन्होंने भी माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया था। ये डेफिनेशन जो है प्रेसिडेंट से आता है, उसके कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से आता है, और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को जब सेटअप किया गया तो शेड्यूल में इसको डाला गया उसको माइनॉरिटी माना जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन होना वाजिब है कि क्या एक कम्युनिटी हर जगह माइनॉरिटी है या वो माइनॉरिटी कॉन्टेक्स्ट में है,
और जैसे शहजाद पूनावाला ने भी इस चीज को माना, जो सही भी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी है, पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी का स्टेटस हिंदू को स्टेट में माइनॉरिटी का मिलेगा। और ये एक डिबेट का मुद्दा है। अगर गिरिराज जी ने कहा है तो आप डिबेट से कब तक भागेंगे? मौलाना तो इस तरह बोल रहे थे, मौलाना साहब आपको करना भी चाहिए। बोलिएगा नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप देखिए, इसलिए मत डरिए, मुद्दा उठेगा, इसको आप रोक नहीं सकते। आपको बहस के लिए तैयार होना पड़ेगा। जो सही है वही होगा और जो गलत है वो नहीं होगा। सही गलत पर डिबेट होगा। अगर आप सिर्फ ये बोले कि अगर ये फीलिंग जाता है कि मुसलमान किसी जगह मेजोरिटी में है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में, और उसको फिर भी अगर माइनॉरिटी समझते हैं तो ये गलत है। और इसको कोई भी जो राइट थिंकिंग पर्सन है वो बोलेगा ये गलत है। तो अगर उस चीज को डिबेट होना चाहिए कंट्री में, डिबेट से आप क्यों डर रहे हैं? कहाँ की फिरका परस्ती हो गई? अगर हम सेक्युलर इशू में बात होना चाहिए ना, फिर मुसलमान के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, अगर हम चुनाव को देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस देश में चुनाव तो होते ही हैं, फिर मुद्दा नहीं उठ पाएगा। ये कह रहे हैं सर, चुनाव में तो मुद्दे उठते ही है। सुदेश जी को मैं एक बात बता दूं, वहाँ जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार है, पीडीपी बीजेपी की। मैंने खुद वहां पे रिक्वेस्ट की है, मांग की है कि वहां पे जो स्टेट माइनॉरिटी कमीशन है वो खाली है। मैं तो वहां के हमारे हिंदू भाइयों को बचाव और उनके संरक्षण, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए बार बार इनकी सरकार से कह रहा हूं कि उसका गठन कीजिए, करते नहीं है। पंजाब में बिल्कुल सही है, पंजाब में सिख जो है माइनॉरिटी नहीं कहला सकते। पर इससे ज्यादा एक बड़ा सवाल यह है कि अब पोलराइजेशन सिर्फ गिरिराज सिंह, योगी आदित्यनाथ नहीं, जब प्रधानमंत्री शमशान कब्रिस्तान कहे और कहे कि दिवाली में भी आनी चाहिए और बिजली ईद में भी आनी चाहिए, और जब बताया जाता है कि ईद के दिन तो 13,000 मेगावाट थी, दिवाली में 15,000 थी, तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 4 गुना होनी चाहिए क्योंकि 4 गुना ज्यादा आबादी है। अब मुझे बताओ कि ये डिबेट कोई लॉजिक वाली डिबेट है या सिर्फ जो है जंग और दंगे लगाने की है? सुदेश जी, क्या क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या 4 गुना है, दिवाली पे 4 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी क्या? ऐसा हो सकता है? फिगर्स आ गए, हम बहस कर चुके हैं, पोलराइजेशन मत कीजिए आप। ठीक है, क्या एक्सपेंडिचर किया है शमशान में और क्या वाराणसी में 24 घंटे बिजली है। हम तो खुश है वाराणसी में, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। हम खुश है बनारस में 24 घंटे के खिलाफ पर आपको तकलीफ है कि कहीं और भी है। ये बिजली और शमशान कब्रिस्तान पर बहस हो चुकी है। जितेंद्र खुराना साहब, ठीक है, प्रधानमंत्री ने, ठीक है, खुराना साहब जल्दी से अपना पॉइंट रखिए, मुझे ब्रेक लेना। शहजाद साहब ने हमारे, उन्होंने अभी एक बात कही थी कम्युनल वायलेंस बिल के ऊपर, जो कांग्रेस की एनएससी कमेटी जो थी सोनिया गांधी जी की, एक हिंदुओं को गुलाम बनाने का कानून था ये। हिंदुओं को एक कोई उसमें राइट्स ही नहीं थे। एक माइनॉरिटी अगर पुलिस स्टेशन में जाकर ये भी कह देना कि भाई मुझे ये इस हिंदू ने किराए का कमरा नहीं दे दिया क्योंकि मैं माइनॉरिटी हूं, तो उसको जवाब देना पड़ेगा और इंस्टेंट जेल है, इंस्टेंट जेल। इंटरप्रिटेशन पढ़ी तो सही, आप कराइए डिबेट, और मैं दावा करता हूं कोई बोल नहीं सकता इसके ऊपर। क्या तो आपका जम्मू कश्मीर में हिंदू नहीं, वो झूठ बोलेगा, वो झूठ बोलेगा, इसमें बुराई क्या है? झूठ बोलेगा, मतलब भेदभाव होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मतलब भेदभाव पर रोक नहीं लगनी चाहिए। मतलब कोई भेदभाव करे तो वो करता रहे। एक मिनट, वो झूठ बोलेगा तो बिल ना लाइए, फिर फायदा क्या हुआ? समीर भाई सुनिए, एक बात ये है, उस व्यक्ति को कोई भी कारण हो, उसने मना किया हो, कोई भी कारण हो, भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, ठीक है, तो वो व्यक्ति सीधा झूठ जाके बोलेगा कि मैं तो माइनॉरिटी हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ये कोई भी माइनॉरिटी तो मिसयूज की बात कर रहे हैं ना, मिसयूज तो किसी भी लॉ का हो सकता है। 50 मिसयूज है, इतना मिसयूज उठा के जेल, इसके बारे में दहेज कानून का मिसयूज हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कानून का मिसयूज हो रहा है, सबको बंद कर दिया जाए। जी आप ये बंद कर दें सबको। आपकी इंडिपेंडेंट मैं कहूंगा कि आप जब आप नहीं तो आप बताइए ना, बिल्कुल गलत, आप नहीं, आप बताइए ना, आप मिसयूज की बात कर रहे हैं। सारा कानून ही मिसयूज था, वो तो हिंदुओं को बिल्कुल धर्मांतरण करने का कानून था, क्या बर्बाद कर देने का देश को। समीर भाई, एंटी हिंदू कांग्रेस का षड्यंत्र था, और शहजाद साहब ने मुझे तो मौका दे दिया, क्योंकि मैं एक व्यक्ति हूं जो बार बार कम्युनल ये कह रहा है कि हिंदुओं को कम्युनल वायलेंस बिल का षड्यंत्र भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, और हम इस बात पे कांग्रेस को खत्म करेंगे, खत्म कर देंगे। रशीदी साहब, मैं आऊंगा आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ेगा मुझे। रशीदी साहब तो दिख रहे हैं, नहीं हूं ना मैं इस मामले में, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि गिरिराज सिंह एक सलूशन भी बता रहे हैं। वो सलूशन ये बता रहे हैं कि हिंदू हो या मुसलमान, दोनों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए, एक देश एक कानून की थ्योरी की वो बात कर रहे हैं, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की कहीं ना कहीं वो बात करते हुए नजर आए हैं। क्या ये मंशा है सरकार की? इस पर भी होगी बात। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए।
तो अल्पसंख्यकों की डेफिनेशन क्या एक बार फिर से रीडिफाइन करने की जरूरत है, यह है बड़ा सवाल। बढ़ते मुसलमान परेशानी कैसे, यह भी है एक अहम सवाल। सुदेश वर्मा जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। मैं आपसे जानना यह चाहता हूं कि आपकी पार्टी की नजर में इस देश में बढ़ती जनसंख्या जो है वो बड़ा मुद्दा है, समस्या है, परेशानी है, या फिर बढ़ते मुसलमान परेशानी है? सीधा सवाल है, सीधा जवाब देखिए। चाहूंगा। नहीं, सीधा जवाब दूंगा आपको। देखिए, इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो है कि बढ़ती जनसंख्या बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही बहुत सी समस्याएं पैदा हुई हैं। और दूसरा ये है कि डेमोग्राफिक का जो कंपोजिशन है, अगर कंपोजिशन ड्रास्टिकली चेंज होता है तो क्या उसका इम्पैक्ट कंट्री के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में पड़ेगा। जैसे मैं और क्लियर कर दूं, जैसे आप देखिए, अगर यूरोप का एग्जांपल लें, आप फ्रांस का लें, नीदरलैंड्स का लें, जर्मनी का लें, तो वहाँ एक बहुत ज़्यादा मुस्लिम इमिग्रेशन के कारण जो संख्या बढ़ी है, तो जर्मनी के ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि 15 साल के बाद जर्मनी एक इस्लामिक कंट्री बन जाएगा। तो इस्लामिक कंट्री बन जाएगा तो उसके अपने बहुत से रिपरकशंस हैं। असल दुख आप लोगों को भी यही है कि कहीं ऐसा ना हो मुसलमान बढ़ जाएं और हिंदुस्तान में एक इस्लामिक देश बन जाए। नहीं, असल दुख यही है आप लोगों को। है ना, बढ़ती जनसंख्या असल दुख नहीं हो, असल दुख यही है आप लोगों को। मुसलमान बढ़ गया, कहीं इस्लामी देश न बन जाए। मुझे आप ऐसे लोगों पे कोई विश्वास नहीं है। एक मिनट सौहार्द बना के रखिए। मैं थोड़ा सा इतना उत्तेजित होने की किसी को जरूरत नहीं। सुदेश जी, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं कंप्लीट कर लूं। जी, तो हमारा मानना ये है कि जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपने देखा कि जहां भी मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ी वो पाकिस्तान इस्लामिक बेसिस पर हुआ, बांग्लादेश इस्लामिक बेसिस पर हुआ। तो क्या गारंटी है कि कल को ये इस्लामिक कंट्री न बन जाए और शरिया लॉ से हम गवर्न न हो? और शरिया लॉ से गवर्निंग कंट्री का आपको एग्जांपल है। आप लोगों की नीयत में शरिया लॉ कैसे आ जाएगा? मतलब अगर मुसलमान के 80% हो जाएंगे, मान लीजिए, अव्वल तो ऐसा होने नहीं वाला, अव्वल तो ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि लगातार ग्रोथ रेट जो है वो कम हो रही है। सभी मजहब से जुड़े लोगों की ग्रोथ रेट कम हो रही है और मुसलमानों का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा कम हुआ है। तो ये खतरा क्या बेमानी नहीं है शहजाद? अरे मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप बीच में ही बोल ना, ऐसे ये चुनौती धमकी मत दीजिए। बहस की एक मर्यादा बनाकर रखिए, बहस की मर्यादा बनाकर रखिए। ठीक है, जहर फैलाने का काम नहीं करना चाहिए किसी को भी। बहस की मर्यादा बनाकर रखिए। ठीक है, एक मिनट मैं शहजाद से पूछना चाह रहा हूँ, शहजाद को जवाब देना चाहिए। रशीदी साहब, एक मिनट। समीर अब्बास साहब, मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आप जवाब लीजिएगा। मैं कंप्लीट तो कर लूँ, कर लीजिए कंप्लीट। आपने मेरे ख्याल से कंप्लीट कर लिया था सुदेश जी। नहीं किया। मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। इसी देश में आपको पता है कि एक कम्युनिटी के ऊपर जजिया टैक्स लगाया गया था ना। तो ये सब फियर्स हैं। ये फियर होगा तो उसको आप डेमोग्राफिक कंपोजिशन को क्या बदलना चाहते हैं? मौलाना खुद कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें डेमोक्रेसी में प्यार है। शहजाद, हमको हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे, तो मान रहे हैं वो सीधे कह रहे डर है। डर किस बात का ये भी बता दिया जी शहजाद। मुझे प्लीज बीच में जितेंद्र भाई ना टोके, मौलाना साहब भी ना टोके। बोलिए आप। नसीर भाई, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। अच्छी बात है कि भाजपा ने बड़े खुले तरीके से अपनी क्या मंशा है वो रख दी। ये मुल्क ना हिंदू मुल्क है ना ये मुसलमान। मेरी बात सुदेश जी, ये बड़ा अनफेयर है। बोलिए शहजाद, आप क्या बात? हमारे स्टेटमेंट को तोड़ दे रहे हैं मेरे सामने आप। मैंने फियर की बात की है, फियर है। मैंने आपके बारे में अभी कुछ बोला ही नहीं। आप शांत होकर रहे, सुनिए ना भैया। आपको डर क्यों लगता है? सुदेश जी, इस टोका टाकी में वक्त निकल जाएगा। अरे आपको तो वो बोल ही नहीं रहे हैं, चुप रहिए ना यार। आपको बोल ही नहीं रहे हैं, आपका नाम ही नहीं आया कहीं से कहीं तक। जिन मुसलमानों बिला वजह अपने ऊपर ले रहे हैं आप। ठीक है। जिन मुसलमानों को इस्लामिक देश में रहने का बड़ा शौक था, वो 47 में पाकिस्तान चले गए। बिल्कुल। जिन लोगों को यहाँ पे रहने का शौक था, क्योंकि ये सेक्युलर मुल्क है, वो यहाँ पे रहे। अब ये लोग कन्वर्ट करेंगे इसको इस्लामिक मुल्क में। मान लीजिए एक बात, हालांकि आबादी तो सबकी घट रही है। अगर ये देश में 100% भी मुसलमान अगर हो जाए, नहीं होगा कभी, क्योंकि आबादी की जो जनसंख्या जो घट रही है उससे नहीं हो सकता। और मैंने ये बताया है पिछले डिबेटों में। फिर भी ये मुल्क
आईन के हिसाब से चलने वाला है। इसमें 100% हिंदू हो, 100% मुसलमान हो, 100% सिख हो, 100% ईसाई हो। बिल्कुल हमारे मुल्क में, और जो ये बोल रहे जिजिया टैक्स, अरे जिजिया टैक्स जब लगा तब ये जमहूरियत थी, और 700 साल मुगल रहे, 700 सालों में इन्होंने इसको मुसलमान मुल्क नहीं बनाया। अब जब एक हिंदू नेशनलिस्ट है मोदी साहब, उसमें इनको इतना डर लग रहा है। तो असल में तो बात यह है कि सुदेश वर्मा जी को मोदी जी पे भरोसा नहीं है, कि वो उन समझते हैं कि उनके होने के बावजूद भी ऐसा माहौल आ जाएगा कि जिजिया टैक्स लग जाएगा, शरिया आ जाएगा, किसी भी मजहब के लोगों की जनसंख्या बढ़ जाएगी तो क्या इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। प्लीज समीर भाई, मैं तो वो सीरियस डिबेट की बात कर रहा हूँ, ये इस तरह के आप जी बिल्कुल सीरियस डिबेट ही हो रही है। रशीदी साहब को भी सुन लीजिए, ये अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, ये आने चाहिए ना रशीदी साहब, जिसका उन्होंने जिक्र किया। बताइए, ये बौखलाहट आप लोगों की साफ दिख रही है। ये जमहूरी मुल्क है, जैसे शहजाद भाई ने अभी कहा है। यहां अगर बढ़ती संख्या, मुसलमानों की संख्या बढ़कर आपके बराबर भी हो जाए, तब भी ये मुल्क जो है ना इस्लामी होगा ना हिंदू होगा। और जो आपकी सोच है, कि हम इसको हिंदू मुल्क बना दें, ये भी कभी पूरा नहीं होगा। ये सपना आपका कभी पूरा नहीं हो सकता। और आप राम मंदिर का ढिंढोरा लेकर, या आप बराबरी बनाने की बात कर रहे हैं, शमशान की बात को लेकर चलिए, हिंदू भी समझ रहा है, मुसलमान भी समझ रहा है। इस देश के अंदर 80% हिंदू सेक्युलर है। यही इस देश की खूबी है। बिल्कुल। और आप लोगों को हर मौके पर जवाब दिया जाता है, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाते, तो ये आपकी कम बुद्धि है। जितेंद्र सेकुलरिज्म जो है वही तो इस देश की सबसे बड़ी खूबी है ना, क्योंकि हिंदू सेकुलर है। ये जो खतरा, डर बार बार पैदा किया जा रहा है, और ये बात क्या आपको समझ में नहीं आती? नहीं, मैं अब आपको कि अगर क्या मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी तो इस देश का आइन भी बदल जाएगा क्या? अच्छा, एक बात ये बताइए समीर जी, मुझे एक बात, जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब मैं उसी का जवाब आप बातें घुमाते बहुत हैं। नहीं, आप सीधा मुझे बोलने का अवसर नहीं देते। सवाल का जवाब दे दीजिए। अब देखिए, आप ही के पास आया हूं। अब बार बार ये बात क्यों होती है कि मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या दिक्कत है? की जा रही है ना बात। मेरी बात सुनो, लेकिन मेरा भी एक राइट है ना, मैं कहूँ कि ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए तो आपको बुलाया भी। आप ये कह रहे हैं कि ये बोलो भी मत आप। अरे जब आपकी बढ़ रही थी हमने रोका नहीं, ये देखिए ना, आप आप अपनी बात कीजिए। रशीदी साहब, जितेंद्र जी का मौका है, बोलने दीजिए। रशीदी साहब, जब मर्जी रोक। रशीदी साहब, अब ये बात, रशीदी साहब एक मिनट, जितेंद्र आप अपनी बात पूरी बोले तो मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। कि मेरे को इतना आपत्ति करने का अधिकार तो है ना। अरे अब राशिदी साहब जैसे लोग और हमारे शहजाद साहब, फिर आप दूसरों पर जा रहे हैं। आपत्ति भी मत करो ना, फिर आप दूसरों पर जा रहे हैं। आप दूसरों पर जा रहे हैं, आप अपनी बात नहीं कह रहे। तो मैं बोल तो रहा हूँ, बोलिए। हाँ, आपत्ति है ना, क्योंकि जहां पे भारत में जहां भी मुस्लिम जनसंख्या एक सर्टेन प्रतिशत पार कर रही है, मेरे पास आंकड़े हैं कहां पर। मैं आपको तमिलनाडु की घटना, रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में आउटसाइडर एंट्री, वहां पर कोई हिंदू किसी मुस्लिम जमात है, काउंसिल है, उसको परमिशन लेनी पड़ती है बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए मुस्लिम जमात से हिंदू को परमिशन लेनी पड़ रही है। ये स्थिति है, आप उसको इग्नोर कर देंगे। और बात ये है कि ये जो मौलाना साहब हैं, इनके ट्वीट पढ़िए आप, क्या लिखते हैं कि अभी इन्होंने किसी से इनका विवाद होता है तो तारिक फतेह नाम के व्यक्ति को कहते हैं, छोड़िए इस्लाम में सच्चा मजहब है। ये इनका ट्वीट है। तारिक फतेह कहां है? मैंने पूछा कि भाई औरों के बारे में बताओ, आज तक जवाब नहीं आया। ये डंका के चोट पे कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे। अरे मैं कहता हूँ हिंदू को अगर जितना संभव हो, अगर 5 कर सकता है तो 5 कर ले, 1 कर सकता। तो आपको क्या आपत्ति है? तो हमारी आपत्ति में क्या आपत्ति है? मेरी आपत्ति में आपको क्या आपत्ति है? हिंदू 2 करोड़, मेरी आपत्ति में आपको क्या आपत्ति है? हिंदू 2 करोड़, मेरी आपत्ति में आपको क्या आपत्ति है? हिंदू 2 करोड़, मेरी आपत्ति में आपको क्या आपत्ति है? मेरी आपत्ति में आपको क्या आपत्ति है? अरे मैं रोकने थोड़ी आ रहा हूं। रशीदी साहब, मेरे को रोक नहीं सकते आप। अगर आप मुझे भी नहीं रोक सकते। हाँ, मुझे भी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूं, संविधान करेगा जो करेगा, कहिए सुदेश वर्मा से, संविधान करेगा जो करेगा ना, सुदेश वर्मा से कहिए, संविधान की तो माननी पड़ेगी, संविधान की तो माननी पड़ेगी। ठीक है जितेंद्र, आपका टाइम, जितेंद्र खत्म हो गया आपका टाइम। चीन ने बनाया, आपने बहुत आरोप लगा दिए दूसरों पर। ठीक है, सबने माना। नासिर सलीम साहब, ये देश किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि ये देश जा किस तरफ रहा है? किस बात पर हम बहस कर रहे हैं? देखिए सामिर भाई, पहली बात मैं इसका आपको इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा, मगर पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा, सुदेश जी ने हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उन्होंने मुझे थोड़ी टिप्पणी देने की कोशिश करी, मगर मैं बता दूं, आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंस है माइनॉरिटीज का डेफिनेशन, और जनरल डेफिनेशन, आई एग्री, स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। और वो डेफिनेशन, उसका बुनियाद क्या है? स्क्रिप्ट, कल्चर और लैंग्वेज पे है।
तो ये बोलना कि माइनॉरिटी का डेफिनेशन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये बेबुनियाद की बात है। जैसे ये करते आ रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। सवाल आपका, देखिए हम लोग पहले भी बटे धर्म पे और अभी भी बटने ये पूरा आरएसएस का और एक बीजेपी का जो संगठन है ये बहुत दिखता है क्लियरली। अगर 50% बढ़ भी जाती है हमारी, उन्होंने एक बात बहुत क्लियरली कही कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है माइनॉरिटीज की, तो ये खतरा भी पैदा हो सकता है आने वाले वक्त में कि शरिया लागू हो जाए। इस बात का क्या कोई वजूद नजर आता है आपको, या ये अनजाना डर है, अनजाना खतरा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वजूद ही नहीं है? नहीं, देखिए अगर शरिया, देखिए जहां तक शरिया का सवाल है, अगर शरिया, पहली बात यह है कि देखिए पूरा भारत, पूरा इंडिया, पूरी भारत देश जो हमारा, वो पूरा डेमोक्रेटिक और एक सेक्युलर सेटअप पे है। तो ये शरिया की बात से डरना क्या? अगर माइनॉरिटी का डेफिनेशन नहीं बदलता है और जैसे है वैसे ही रहता है, अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन आती है तो इसमें क्या घबराहट है, ये बता दीजिए। इसमें तो बीजेपी का डर दिखता है और हम तो कहते ही हैं कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हर जगह होनी चाहिए। सुदेश जी जवाब दीजिए। जी जवाब सुन भी लें। मैं जब बोलता हूं तो लोग प्रमुख हो जाते हैं। मैं तो चाहता हूं रीजनेबल डिबेट हो, क्योंकि हम कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं। कंट्री के लिए क्या डेमोग्राफिक पॉलिसी होनी चाहिए, क्या पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी होनी चाहिए, सबके लिए, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, नागरिक के लिए। क्योंकि डेमोग्राफिक कंपोजिशन जब बिगड़ेगा तो ये भय पैदा होगा। इस भय को एड्रेस करना पड़ेगा, एड्रेस कम्युनिटी लीडर्स को मिलकर करना पड़ेगा। ये मौलाना जो बोल रहे हैं क्या दिक्कत है मुसलमान 50% हो जाए, तो आप उस भय को और आप मजबूती प्रदान कर रहे हैं इस तरह के स्टेटमेंट देके। नहीं, मुसलमान 50% हो जाएगा तो ये भय है, डर है। आपको डिबेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप मुसलमान अगर 50 करोड़ आप जब ये बोलेंगे फिर आप शुरू हो गए, फिर आप शुरू हो गए। 100 करोड़ हो जाए अरे तो कोई भैया, दिक्कत नहीं है। मतलब सुदेश जी, भैया, मैं बात से नहीं समझ पा रहा हूं। अगर 50% मान लीजिए मुसलमान ना कि बढ़े, मुसलमान हो जाएंगे तो क्या खतरा है? डर है। दीजिए ना मुसलमान जारी की बात करें, कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। क्यों दिख रही है आपको? घर को एड्रेस करिए आप। पहले आप करिए ना, आप तो ये भी बोलते हैं, आप तो ये भी बोलते हैं मौलाना की आवाज रह जाएगी, अरे मौलाना की आवाज रह जाएगी, आप लोगों की बहस बोलते है। बोले तो अरे सुदेश जी की बात तो सुन गलत लीजिए, है। सुदेश जी की बात सुनिए ना। आप तो ये भी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट सुदेश जी। इंटरफेयर नहीं कर सकता पर्सनल लॉ में। नहीं आप कर सकते, तो मैं भी आइन बोलता की हूं। बात करते सुदेश जी, हैं। लेकिन 2011 आप की जो आइन की बात सेंसस करते हैं। है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सुदेश सकता जी, सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको बोल रहा हूं, 2011 की जो बुराई क्या है? सेंसस है वो सुनिए तो ना, ये कह रही ये- है कि सभी मजहबों के लोगों की समीर जो अब्बास- पोल्यूशन समीर ग्रोथ रेट अब्बास साहब, है आपकी बात उसमें सही कमी है। आई है और मुसलमानों की ग्रोथ रेट सबसे आपकी ज्यादा बात कम सही हुई है। है। तो फिर ये खतरा, इसका वजूद क्या समीर है, अब्बास साहब, आधार क्या है? नहीं, समीर सवाल अब्बास ये साहब समझ में नहीं हो आता कि सकता है मुसलमान समीर से अब्बास खतरा है, मुल्क को साहब, हिंदू यही से तो नहीं मैं है। बता रहा हूँ। अरे पहले आप सुन तो ये लीजिए, तो भैया, सुनिए, तब मेरी तक बात पता सुनिए, लगे खतरा रशीद क्या है। साहब, अगर अरे हिंदू से सुन तो होता, लीजिए, तो अब तक हिंदू राष्ट्र कान बना बंद देते। करके आए क्या? बना नहीं तो बना नहीं सकते ना। नहीं अरे बनाना। सुन तो लीजिए, कान बंद करके आए नहीं, क्या? जमहूरियत है। जमहूरियत जमीन नहीं देश कर रही में है, जमहूरियत है। जमहूरियत नहीं कर रही है, जमहूरियत जबरदस्ती कर रही करोड़ हो है। जाएंगे तब भी नहीं होगा। अरे जमहूरियत जमीन मत नहीं कर बताइए रही आप। है। अगर और आप मुस्लिम जमहूरियत नेताओं मत का दिखाइए। रिकॉर्ड में आप सरिया से देखेंगे, गवाह होते हैं, ऐसे जमहूरियत लोगों मत का दिखाइए कहना आप। है कि भैया हिंदुओं की समीर अब्बास साहब, आप जैसे 80 करोड़ हो गए, सच्चाई हिंदू है, मुल्क नहीं बना नहीं हुआ सकते। ना। हम समीर 100 करोड़ अब्बास हो तो साहब, इस्लामी मुल्क नहीं बनेगा, ये सोच लो ना। आप तो अभी समीर भी शरीयत अब्बास मांग रहे हैं। बढ़ने तो अब हमारी जब शरीयत मांग रहे हैं आपको ना, क्या आबादी भाई बढ़ेगी? कल को आप शरीयत आपने मुझे मेरी बात ना, नहीं शरिया सुनी। शरिया कानून नहीं चलता इस देश में, जितेंद्र जी। अरे कल को समीर चेंज अब्बास कर साहब, देंगे। कानून नहीं चल- कौन चेंज करा देगा? कौन चेंज करा देगा? कौन समीर चेंज करा अब्बास देगा? ऐसे लोग शरिया कानून नहीं चलता इस देश में। अब्बास इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। के साथ भारत का संविधान मानते हैं सारे, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। मानते कहाँ हैं कॉन्स्टिट्यूशन को? आर्टिकल 40 और 44 को तो मानते नहीं अरे है। कॉमन सिविल कोड आप लाना चाहते हो। शहजाद, 44 को मानते नहीं है। शहजाद, कहाँ मानते हो आर्टिकल 40 कॉन्स्टिट्यूशन मानते कहाँ हैं? शहजाद जी। समीर अब्बास साहब, मुझे अपनी बात ही नहीं कंप्लीट करने दे रहे आप। मुझे आपने अपनी आपकी बात बात सुनिए, सुनिए, आपकी बात आपकी सुनिए। आपकी की बात पर तो आगे इतनी बहस हो आप गई। बोलते हो फिर आपकी आपको बात बात है नहीं जिसको सुना जाए। शहजाद, दूसरों को बात ही नहीं- नफरत की राजनीति आप मेरी लोगों बात की। सुनिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जो है शहजाद पूनावाला बतौर मुसलमान बतौर कांग्रेसी मैं आपको ड्राफ्ट करके देता हूं। एक बात मेरी भाई सुदेश मान ले और ये हमारे जितेंद्र भाई मान ले, किसी के भी धर्म के आधार पे कानून नहीं बनेंगे, ना शरिया पे बनेगा। और भाई आप भी कह लो कि गौरक्षा के कानून पीछे ले जाएंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली
मिनिस्ट्री को इनकम टैक्स एक्ट से निकाला जाएगा। कह दो, नहीं, चलो हिंदू कह दो, वाली को हम कर सकते कह दो। हैं, पर गौ अब मैं रक्षा बात नहीं हो रखो, मेरी बात क्यों नहीं हो सकता? गौ रक्षा नहीं हो सकता। ये क्यों? नहीं गौ रक्षा इसलिए नहीं हो सकता। सुनिए, अरे मेरी बात पूरी नहीं हुई। अरे मेरी बात तो पूरी, अरे पूरी बात सब कहेंगे हट जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, सब कहेंगे हट जाएगा। एक लेकिन सब गौ आपके रक्षा मतलब टाइम एक खत्म हो गया। मिनट, नहीं, एक गौ रक्षा मिनट। इस धरती से जुड़ा हुआ है। साहब, मेरे एक पीसीआर वाले कह रहे हैं टाइम खत्म हो गया। एक गौ रक्षा इसलिए ऐसे बीच बीच में टोकिए नहीं ना, इस पवित्र धरती को टोकिए नहीं ऐसे गौ बीच। रक्षा अरे है। बात तो पूरी हो जाने क्या दीजिए, करके? बात पूरी हो कानून जाए। ले आइए ना। नहीं लाएंगे ना, आप क्यों भाग रहे हो? आएगा शहजाद वो कानून कह रहे आएगा, हैं, जो जबरदस्ती में आएगा, शहजाद कोई रोक सके तो रोक के गिरिराज जी कह रहे आएगा। हैं, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि हमारे एक देश जैसे एक लोग ही कानून लाएंगे, जो है वो सोल्यूशन। मेरे जैसे लोग लेके आएंगे। ओहो जितेंद्र, अरे ख्वाब है आपका। अरे रशीदी साहब एक मिनट, जितेंद्र जब साहब, तक ये हिंदुस्तान ऐसे हिंदुस्तान नहीं। है, नहीं, आप शहजाद, जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है इसमें। मेरे भाई शहजाद, आप जैसे लोगों की इसमें कोई जगह नहीं ठीक है है। रशीदी साहब एक मिनट, रशीदी बात साहब एक सुनिए मिनट। प्लीज, शहजाद, जरा सीरियसली डिबेट कीजिए। शहजाद गिरिराज सिंह ने कहा है कि एक देश एक कानून हो तो फिर सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन इसमें बता रहे हैं। मैं गिरिराज सिंह से कह रहा हूं ना हाँ। कि अगर एक देश एक कानून लाना है तो सबसे पहले एक देश एक कानून की मुखालफत गोलवलकर जी ने की थी। आंबेडकर साहब तो लाना चाह रहे थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को कॉन्स्टिट्यूशन में कांग्रेस ही ने डाला है। ये लोग थोड़ी बैठे थे वहां पे कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मैं तो कह रहा हूं लाएंगे हम लोग, पर इसमें फिर ये होगा कि आपके भी बहुत सारे कानून जाएंगे, और अगर आप तैयार है वाकई में तो फिर आप कहिए हम ड्राफ्ट करके देंगे, मुसलमान ड्राफ्ट करके देगा, मौलाना भी मानेंगे, आप उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो कह रहे कि बराबरी से हो। दूसरी बात मैं आपसे बड़े अदब से कहना चाहता हूं, इस मुल्क में हिंदू मुसलमान के आधार पे नहीं, कुछ लोग मध्य प्रदेश में आईएसआई ज्वाइन कर गए, उनकी आबादी नहीं होनी चाहिए। आमिर खान और शाहरुख खान या जो हमारे अक्षय कुमार है, ऐसे जैसे जो राष्ट्रभक्त है, उनकी आबादी बढ़नी चाहिए। ऐसे लोगों की नहीं जो आईएसआई ज्वाइन कर जाए। आईएसआई और आईएसआईएस ज्वाइन करने वालों की बंटवारा कम से कम मजहब के आधार पर बात को ये बंटवारा कम से कम मजहब के आधार पर इस बात से 1500 लोग जो मुसलमान आईएसआईएस में चले गए, हर राज्य मध्य से प्रदेश का नहीं रिकॉर्ड आपके आईएसआईएस पास। अरे ISI मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड नहीं है अरे आपके पास। एनकाउंटर में सच चिल्लाना कम कीजिए। जितेंद्र ये उसमें जाते हैं। देशद्रोही तो देशद्रोही होता है ना, देशद्रोही तो देशद्रोही होता है ना, या मजहब देखकर आप बताएंगे कि ये देशद्रोही है? बिल्कुल नहीं। फिर लेकिन यहाँ पे याकूब मेमन के जैसे नहीं ट्वीट किया जाएगा क्योंकि ये मुसलमान हाँ, है, सलमान खान ने क्योंकि क्या और आपकी मुसलमान पार्टी है, सलमान खान को क्योंकि ये मुसलमान है। याकूब मेमन की तरह नहीं होगा कि सलमान 30,000 खान तो लोग मोदी उसके जी के जनाजे में दोस्त हैं, जाए। उन्होंने अरे इसको तो मैं कहता हूँ फांसी चढ़ाओ बिना हरे, मैं चलाऊंगा लीवर ऐसे, अगर कोई हिंदू हो तो लीवर मैं चलाऊं फांसी का। सुरेश जी को बता दीजिए। सीधी सी बात है, इनमें हिम्मत है, इनमें हिम्मत है, इनमें हिम्मत है। राठी सलमान साहब खान को ने फांसी चढ़ाओगे? हमने सात लोग, सलमान खान को फांसी चढ़ाओगे? सात मोदी जी तुम्हें इंडिया से बाहर निकाल देंगे। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म के आधार पर मत बांटिए, सलमान खान की बात इस तरह से मजहब के आधार पर देश को मत बांटिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहीं पर डिबेट को खत्म करना होगा, मुझे यही डिबेट खत्म करना होगा। आप सब आए, नासिर सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है इस बहसा बहसी में, लेकिन इस डिबेट को मुझे यही खत्म करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, और डिबेट के लिए, बिग बुलेटिन की डिबेट के लिए हम फिर हाजिर होंगे मंडे को रात 8 बजे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शब बखैर।